नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। मध्य प्रदेश में अब रविवार को भी लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से लोग दुकान खोल सकेंगे, सामान्य आवाजाही भी हो सकेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा सोशल मीडिया पर की। शिवराज ने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.06% रह गई है। प्रदेश में 35 जिले ऐसे हैं जहां एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक्टिव केस घटकर 1000 के नीचे पहुंच गए हैं। ऐसे हालात में रविवार का कोरोना कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाता है, लेकिन प्रदेश भर में पहले की तरह ही नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब रविवार को भी बाजार गुलजार रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है कि अगर आप रविवार को खरीदारी करना चाहते हैं तो कृपया 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 सुरक्षा इंतजाम यानी 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, वैक्सीन बहुत बेहद जरूरी। इसके साथ आप खरीदारी सुरक्षा उपायों का, जिसको हम कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड अनुकूल व्यवहार करते हुए बाजार जाइए, खुद को बचाइए, दूसरों की सुरक्षा को भी अपनाइए। रविवार का कोरोना कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है, लेकिन प्रदेश भर में पहले की तरह नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और अब रविवार को भी बाजार गुलजार हो सकते हैं, होंगे, होना चाहिए। माहौल कोरोना का है तो एक सावधान करने वाली खबर भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है साहब। कोरोना की तरह अपराध ने भी नए रूप बदलने शुरू कर दिए हैं। क्या अपराध भी म्यूटेट हो रहा है? अब फेक वैक्सीनेशन के मामले बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि नामचीन हस्तियाँ इसका शिकार बन रही हैं। हैरान करने वाली बात यह भी है कि इसका मध्य प्रदेश से भी कनेक्शन है। देखिए ये रिपोर्ट। फर्जी वैक्सीनेशन सेंटर, कोलकाता, मुंबई के बाद किसका नंबर? नए रैकेट ने बढ़ाई मुश्किल। आपने भी तो नहीं लगवा ली फर्जी वैक्सीन। देश में एक नए रैकेट का जन्म हुआ है, फर्जी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर, और इसके शिकार भी बड़े बड़े लोग हो चुके हैं। एक्ट्रेस और तृणमूल सांसद मिमी चक्रवर्ती को तो आप जानते ही होंगे। हाल ही में उन्होंने फर्जी वैक्सीन को लेकर खुलासा भी किया था कि वो खुद इसकी शिकार बनी, और अब सुनने में आया है कि कथित नकली वैक्सीन लेने के 4 दिन बाद मिमी चक्रवर्ती बीमार पड़ गई हैं। कोलकाता के कस्बा इलाके में एक फर्जी वैक्सीनेशन कैंप के दौरान मिमी को नकली वैक्सीन लगा दी गई थी। हालांकि इस मामले में अब एसआईटी का गठन हो गया है। मुझसे एक युवक ने संपर्क किया था और उसने कहा था कि वो एक आईएएस अफसर है। उसने मुझसे कहा था कि वो ट्रांसजेंडर्स और दिव्यांग लोगों के लिए खास वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहा है। उसने मुझे इसमें उपस्थित होने का आग्रह किया। मैंने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कैंप में जाकर कोविशील्ड का डोज लिया, लेकिन मोबाइल पर कोविन का मैसेज नहीं आया। ऐसे में शक होने पर पुलिस में शिकायत की और आरोपी पकड़ा गया। कथित नकली वैक्सीन से अब मिमी बीमार हो गई हैं। उस कैंप में टीका लगवाने वाले कई लोगों को पैनिक अटैक आने की शिकायत भी मिल रही है। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वैक्सीन फर्जी थी तो फिर जिन्हें वैक्सीन लगी उसमें क्या था? कहीं आप भी तो नहीं फर्जी सेंटर में लगवा रहे कोविड वैक्सीन? मुंबई में भी नो प्राइवेट वैक्सीनेशन कैंप में 2000 से ज्यादा लोग फर्जी वैक्सीन का शिकार हुए हैं। बोरीवली, कांदीवली, बरसोबा, लोअर परेल और मलाड़ में भी फर्जी टीका लगाने के मामले सामने आए हैं। इस मामले में कुछ की गिरफ्तारी भी हुई है। मुंबई की हीरानंदानी सोसाइटी में फर्जी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने वाले आरोपियों में एक मध्य प्रदेश का भी रहने वाला है। इसने एमपी के सतना से फेक वैक्सीन की सप्लाई की थी। हाल ही में जबलपुर के एक निजी अस्पताल से कोविशील्ड वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया था। जब इसकी छानबीन शुरू हुई तो ऐसा कोई अस्पताल ही नहीं था। वैसे कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन के तार भी जबलपुर से जुड़े हैं। मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह मोखा को यहीं से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि वैक्सीन के नाम अपराध ने भी कोरोना की तरह ही रूप बदलना शुरू कर दिया है, और ये हाल तब है जब हमारे देश में वैक्सीन को लेकर बहुत कम विकल्प मौजूद हैं।
बावजूद इसके नकली का जल्द ही पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तभी तो नामचीन हस्तियां भी इसकी चपेट में आसानी से आ जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो बहुत सावधान रहिए। और ये बहुत शर्मनाक बात है कि पहले जब कोविड की दूसरी लहर थी तो नकली रेमडेसिविर, तमाम जीवन रक्षक जो दवाइयाँ मानी जा रही थी, उनको लेकर हमने उनकी कालाबाजारी और उनके नकली डोजेस तैयार करने की खबर सुनी। और उसी के साथ अब ये खबर जो बहुत चौंकाने वाली है कि आप नकली फर्जी सेंटर्स तैयार करके फर्जी वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। लानत है साहब, धिक्कार है। लेकिन धिक्कार हमारी सोच को भी है कि जो हम बिना परखे समझे, तो चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई से इसका संबंध नहीं है, जैसे आपके हमारे मोबाइल पर मैसेजेस आ जाते हैं कि आपका अकाउंट 24 घंटे के भीतर ब्लॉक हो जाएगा, आपकी मोबाइल सिम ब्लॉक हो जाएगी, और आप तुरंत फ़ोन लगा के सारी जानकारी दे देते हैं उस व्यक्ति को, जिसकी भाषा ही समझकर समझ में आता है कि ये बैंक का व्यक्ति नहीं है। मत करिए सर, इन सब चीज़ों में मत पड़िए, ठोकिए बजाइए, और सरकारी माध्यमों पर ज़्यादा भरोसा करिए। किसी प्राइवेट सेंटर में मैं नहीं कहूँगा नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा परख लीजिए। अब बात बीजेपी के नए कलेवर और तेवर की। जी हाँ, मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन अब अपने काम करने का तरीका भी बदलेगा। पद लेने की चाहत रखने वाले नेताओं को अब समझना होगा कि पद सिर्फ रुतबे के लिए नहीं, बल्कि काम के लिए ही मिलेगा। देख लीजिए साहब, बड़े काम की है ये रिपोर्ट। अब नए कलेवर और तेवर में बीजेपी, हर नेता की जिम्मेदारी होगी तय। पट्टा प्रथा पर सख्त हुआ संगठन, सरकार की निगरानी करेगा तंत्र। मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन अब अपने काम का तरीका भी बदलेगा और तेवर भी। पद लेने की चाहत रखने वाले नेताओं को अब समझना होगा कि पद सिर्फ रुतबे के लिए नहीं, बल्कि काम के लिए मिलेगा। काम भी ऐसा जिसमें जिम्मेदारी तय होगी। दरअसल बीजेपी कार्य समिति की बैठक में तय होने के बाद बीजेपी ने एक फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी जिले के हर पदाधिकारी को मंडल और बूथ का प्रभार देगी। जिस मंडल या बूथ पर पार्टी की हालत कमजोर हुई तो उस जिम्मेदार पदाधिकारी से सवाल जवाब होंगे। इससे किसी नेता के समर्थक बनकर केवल उसी इलाके में काम करने पर रोक लगेगी। जिस मंडल का प्रभार मिलेगा वहां संगठन को मजबूत करना होगा। बीजेपी हर कार्यकर्ता को काम देने के फॉर्मूले पर तो काम करती ही थी, अब काम के साथ जिम्मेदारी भी उठानी होगी। एक्टिव बूथ के तौर पर आज भी हैं, लेकिन इसमें और नई चीजों को जोड़ करके एक एक्टिव बूथ खड़े करने का काम, और हमने तय किया है कि जो कार्य समिति के हमारे सभी सम्मानीय सदस्य हैं, सब लोग इसमें अपनी भूमिका निभाने का काम। हर सदस्य के पास संगठन का कोई न कोई काम होगा, प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम, और प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता खड़े होंगे। ये तो बात हुई बीजेपी के नए कलेवर की। अब बात करते हैं तेवर की। बीजेपी संगठन अब सरकार के कामकाज और योजनाओं की समीक्षा करेगा। ऐसी योजनाएं जो जनता से जुड़ी हैं, उसकी हकीकत क्या है, इसकी जानकारी भी बीजेपी कार्यकर्ता जुटाएगा। इसके लिए बाकायदा मॉनिटरिंग सेल बनाई जाएगी। हमारा निचले स्तर के कार्यकर्ता प्रदेश सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में जो कर रही है उसको हर कदम पर पूरे साथ देगी, और उसकी मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग की व्यवस्था भी पार्टी में रहेगी। मध्य प्रदेश में भले ही बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी संगठन की खासियत है कि वो गलतियों से सीखता है, भूल को सुधारता है। 2018 की हार पर भले ही सार्वजनिक रूप से कोई बयानबाजी न की गई, लेकिन उस हार से सीखकर आगे की कोशिशों में संगठन जुट गया है। कहा भी गया है कि जो गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज। बीजेपी में आजकल एक बॉन्डिंग के बड़े चर्चे हैं, M+M बॉन्डिंग। क्या है ये M+M बॉन्डिंग? हम जिस बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं उसमें एक M का मतलब पीएम मोदी और दूसरे M का मतलब मामा यानी शिवराज सिंह चौहान। आखिर इस बॉन्डिंग से क्या मतलब निकाले जाएं, और क्यों कांग्रेस में भी क्या कुछ ऐसा मामला है, क्या वहां भी कोई बॉन्डिंग है? देख लीजिए ये रिपोर्ट। एमपी में भी हिट, दिल्ली में भी फिट,
केंद्र के साथ शिवराज की बॉन्डिंग, लीडरशिप पर नहीं कोई चेंजिंग। अगर अब भी किसी को कोई शक है या अगर अब भी किसी के मन में कोई कयास है या फिर किसी के मन में कोई सवाल है, तो पहले जरा एक बार मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव को जरूर सुन लें। हमारे पार्टी शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनाना और सरकार चलाने का निर्णय लिया है और उसके अंतर्गत काम कर रही है, और उसका कोई टाइम फ्रेम जो पार्टी जनता ने जो पार्टी को दिया है उसके अलावा कोई टाइम फ्रेम केंद्र के पार्टी ने कोई टर्म और ड्यूरेशन शिवराज जी को देकर भेजा है, ऐसा नहीं है। तो शिवराज जी की सरकार है और शिवराज जी की सरकार के पीछे केंद्र पार्टी और केंद्र के नेतृत्व पूरी तरह है। ये बयान उस बयान के बाद आया है जिसमें वो पहले ही कह चुके हैं कि लॉबिंग और मीडिया में परसेप्शन बनाने से बीजेपी में सीएम नहीं बदलता। जब वो ऐसा कह रहे थे तो उसमें एमपी और कर्नाटक की हालिया घटनाओं का भी जिक्र था। अब मुरलीधर राव फिर कह रहे हैं कि शिवराज के पीछे केंद्रीय नेतृत्व खड़ा है, तो फिर इसका क्या मतलब है? वैसे जंबो कार्य समिति की पहली बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शिवराज की जमकर तारीफ करते दिखे थे। कोरोना काल में किए गए शिवराज के काम के तो वो मुरीद हो गए थे। यह वैक्सीनेशन का कार्यक्रम लार्जेस्ट इन वर्ल्ड है और फास्टेस्ट इन वर्ल्ड है। ये दोनों बातें ध्यान में रखने की हैं। 17,70,000 आपने रिकॉर्ड बनाया, आपको बधाई के पात्र हैं, आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। और मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया है और उसने पंजाब को भी ओवरटेक कर लिया है, उसको भी उससे आगे बढ़ गया है वीट के प्रोक्योरमेंट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश सरकार और सीएम शिवराज सिंह चौहान की सराहना कर चुके हैं। 21 जून को महावैक्सीनेशन अभियान में एमपी में रिकॉर्ड 16 लाख से ज्यादा टीके लगने के बाद उन्होंने ट्वीट कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता की तारीफ भी की थी। तभी से लोग तारीफ के मायने निकाल रहे हैं। वैसे एक तरफ शिवराज को तारीफ पर तारीफ मिल रही है, तो क्या कांग्रेस में भी कमलनाथ के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? मसलन कोरोना काल में विपक्ष की सक्रियता पर हाईकमान ने तारीफ की हो, या कमलनाथ के बयानों से हाईकमान गदगद हो, या फिर पार्टी को एक सूत्र में बांधे रखने को लेकर तारीफ की गई हो। खैर ये वो सवाल है जो जनता भी जानना चाहती है, क्योंकि कोरोना में एक तरफ सरकार में शिवराज का काम है तो दूसरी तरफ विपक्ष में कलह आम है। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में युवाओं के बीच अपना जनाधार बढ़ाने के लिए कांग्रेस सूबे में बढ़ती बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर एक बार फिर यंग वोटर्स को साधने की तैयारी कर रही है। इस बार कांग्रेस बेरोजगारों की लड़ाई सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लड़ती दिखाई देगी। तो क्या हम ये माने कि 2018 किसान और 2023 युवा? कांग्रेस जाने, जनता जाने। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ढलने के साथ ही अब सियासत की लहर तेज होने जा रही है। कांग्रेस सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक संग्राम के मूड में है। बीते 1.5 साल में कोरोना के चलते प्रदेश में जहां बड़ी संख्या में रोजगार प्रभावित हुए, तो वहीं बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल और खाने के तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के निशाने पर अब बीजेपी सरकार है। विपक्ष का दावा है कि वो पूरी एकजुटता के साथ सरकार को घेरेगा। सभी लोग सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक इस मुद्दे पर लड़ेंगे और पूरे प्रदेश के छोटे से बड़े नेता तक इसके ऊपर काम करके कहीं ना कहीं आम नागरिकों की, युवाओं की मूल मुद्दे की आवाज को उठाएंगे कि रोजगार दो और अन्यथा गद्दी छोड़ो के नारे के साथ काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस की रणनीति पर बीजेपी सधे सधाए अंदाज में तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब प्रदेश में माफिया राज शुरू हो गया था। कांग्रेसी भी जमकर भ्रष्टाचार में लगे थे। बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि उनकी सरकार आने के बाद भ्रष्टाचारियों और माफियाओं पर लगाम लगाई गई। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने
लगातार मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किया और काले बाजारियों को संरक्षण देकर कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार का उद्योग मध्य प्रदेश में फैलाया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर तरह के माफिया के खिलाफ जब कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस बिलबिला रही है। कांग्रेस के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने भ्रष्टाचार के उनकी सभी दुकानें और शोरूम बंद कर दिए। आने वाले वक्त में ये सियासत और भी गरमाएगी। एमपी में बेरोजगारी और महंगाई के बीच 4 उपचुनाव होने हैं। दमोह उपचुनाव जीतकर कांग्रेस पहले ही बीजेपी को चुनौती दे चुकी है। अब मुद्दों में महंगाई और बेरोजगारी को जोड़कर कांग्रेस क्या रणनीति तैयार करेगी, आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। वाकई देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे के साथ कांग्रेस को क्या रिस्पांस मिलता है युवाओं से। अर्बन नक्सली को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नई बहस गर्म हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल बीजेपी ने बस्तर विधायक और सांसद उन पर नक्सलियों की मदद से जीतने का आरोप लगाया था, जिस पर भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, हमला किया और कहा कि बीजेपी नेता अर्बन नक्सल है। सीएम भूपेश ने द प्रिंट की खबर का हवाला देकर यह भी कहा कि अर्बन नक्सल के नाम का टैग बीजेपी नेताओं के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है, सबसे ज़्यादा सुटेबल है। बीजेपी नेता दूसरे के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो तो खुद ही नक्सली है। तो बड़ा आरोप लगाया है भूपेश बघेल जी ने। अभी इस पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि आरोप बहुत गहरा और गंभीर है। तो इंतजार किया जा रहा है कि इस पर मुख्यमंत्री के इस भयानक और तेज हमले पर बीजेपी की तरफ से क्या डॉक्टर रमन सिंह कुछ बोलेंगे या बीजेपी संयुक्त रूप से हमला करके कांग्रेस पर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जवाब देगी। देखना दिलचस्प होगा। अब बात छत्तीसगढ़ के किसानों की। बीज विकास निगम किसानों को हर साल प्रमाणित बीज की आपूर्ति करता है ताकि उत्पादन अच्छा हो, लेकिन इस बार जिन किसानों ने निगम से प्रमाणित बीज खरीदा है, घटिया क्वालिटी की शिकायतें सब तरफ से आ रही हैं। बीज कितना घटिया है और किसानों को इससे कितना नुकसान हो सकता है, देखिए ये खास रिपोर्ट। ये अन्नदाता है जो कभी आसमानी आफत से परेशान रहता है तो कभी सूखे की मार से, लेकिन इस बार किसान लापरवाही और भ्रष्टाचार का शिकार हुआ। टेबल पर बीज को अलग अलग कर रहे ये किसान कोई खेल नहीं खेल रहे, बल्कि खेल तो इनके साथ हुआ है, मिलावटी बीज का खेल। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें बिलासपुर की हैं। यहाँ केंद्रीय सहकारी समितियों के जरिए किसानों को मिलने वाले इस बीज में बीज ढूंढने से भी मिलना मुश्किल हो रहा है। इसे बीज निगम की लापरवाही कहें या भ्रष्टाचार, भारी तो ये अन्नदाता पर ही पड़ रहा है। धान के बीज में कई तरह के बीज की मिलावट की गई है। अगर किसान इससे खेती करें तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। के बीज में करगा है, दूसर धान के छीटा है और उमा सरकारी सावा भी है, अंत में अनबीजा भी है कई ठोहा। कच्चा ला भर दे रहते तो ठीक से जामा ही नहीं, ये परेशानी है। अब अदरक खा जाते, रेट तो फूल लेते। अब हम डाला था, मान ले 1 एकड़ में 6 किलो लगा थे, 7 किलो लगा थे, लेकिन नहीं हो। फिर बाद में किसान ला परेशानी हो जाते कि ले जाके फिर थरहा डाल, फिर या तो थरहा बिसाओ, ये सब परेशानी है भैया। और वहाँ से जब मैं नर्सरी डालने के लिए बीज की बोरी खुलवाया जो है, तो वहाँ देखा कि बीज में करगा है, काला धान है, सामा है, चावल है। ऐसी स्थिति जब देखा मैं बीज का, तो मैं महोदय के लोग यहाँ प्रक्रिया प्रभारी के लोग जैन जी को फ़ोन किया। हम कहे कि आप लोग खाद्यान्न उत्पन्न कर रहे हैं कि बीज उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि किसान को बीज चाहिए। ऐसी स्थिति में कई लोग की जो अपनी शिकायत दर्ज कराया, तो उन्होंने यहाँ से एक संतोष साहू अपने कर्मचारी को भेजा और वो सैंपल लेकर के आए। आज की स्थिति में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से हम आंदोलन के लिए तैयार हैं।
लापरवाही कैसे हुई और क्यों हुई ये जांच का विषय है, लेकिन किसानों से बीज खरीदने और बेचने की प्रक्रिया क्या है आप समझिए और फिर खुद ये तय कीजिए कि कितने बड़े स्तर पर किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। पंजीकृत किसान बीज उत्पादन के बाद निगम को भेजता है। निगम सैंपल की जांच के लिए रायपुर लैब भेजता है। लैब में तकनीकी परीक्षण के बाद रिपोर्ट भेजी जाती है। इसके बाद बीज निगम किसानों से बीज की खरीदारी करता है। केंद्रीय सहकारी समितियों के जरिए किसानों को बीज दिए जाते हैं। इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद अगर किसानों के साथ धोखा हो रहा है तो नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी संदेह के घेरे में हैं। नियमों के मुताबिक 1000 दाने में 980 दाने को मानक स्तर का माना जाता है, लेकिन यहां तो आलम यह है कि 100 में से करीब 50 बीज मिलावटी निकल रहे हैं। हैरानी की बात तो ये भी है कि अधिकारी बेसुध हैं। यहां चल क्या रहा है इनको कुछ पता ही नहीं। एक भी शिकायत नहीं आई है, जिसका मतलब बीज का मैंने 32,000 कुंटल बीज धान का और दूसरे क्रॉप का बांटा है, पेंड्रा जिले में भी और बिलासपुर जिले में भी। और किसी भी किसान ने शिकायत नहीं की है कि बीज खराब मिला है, करगा बदरहा या अंकुरण में कम आया, जो भी है कोई शिकायत नहीं मिली है अभी मुझे। और यहाँ पर जो है बीज उत्पादक कृषक भी हैं 450-500 कृषक, उनको भी बीज का वितरण किया गया, उनके द्वारा बुआई कर दी गई है, लेकिन अभी तक के कोई भी किसान ने हमको शिकायत नहीं की है। बिलासपुर के अलावा मुंगेली, जांजगीर के करीब 10,000 से ज्यादा किसानों को अमानक बीज दिए जा चुके हैं। अब किसानों को बीज की असलियत समझ में आई, लेकिन समय निकला जा रहा है। ऐसे में अगर मिलावटी बीज को वापस ले भी लिया जाता है तो दोबारा बीज को लगाने में शायद देर ही हो जाए। और अगर ये अमानक बीज किसानों के खेतों में लग जाएं तो क्या होगा? जाहिर है नुकसान किसान का ही होगा। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। चलिए अब एक बेहद दिलचस्प खबर की तरफ रुख करते हैं। अगर आप किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं और वहां 40 पार की किसी महिला को किसी बच्ची की तरह, किसी बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह ठुनक ठुनक कर रोते देखें कि मुझे नहीं लगवाना है वैक्सीन, और उनके परिवार के लोग, डॉक्टर सब परेशान हो, तो आपकी भी हंसी रुक नहीं पाएगी। हमारी सहानुभूति है इनसे, लेकिन देखिए जरा। वार्ड कमिश्नर कहाँ है भाई? वार्ड कमिश्नर को बुलाओ। अरे बैठो बैठो। हाँ एखाने बसो एखाने बसो एखाने बसो। तो आपने देखा कि इनका क्या हाल हुआ, लेकिन आप बिल्कुल मत डरिए। और महिलाएं तो वीरांगना हैं, घर में सब्जी काटते समय चाकू से कई बार हाथ कट जाता है, पिन चुभ जाती है, तो ये तो पिन चुभने से भी कम कष्ट होता है। लेकिन अब मनोदशा ऐसी हो जाती है कि पता नहीं वैक्सीन लग रही है कितना दर्द होगा। और इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपके लिए RBI का संदेश जो कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।